क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखेंगे हम लोग 24 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप चालू हैं यूपीपीएससी यूपीएससी के लिए। आप लोग को ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 से है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित है। इसको सोशल इश्यूज में भी आप जोड़ सकते हो। अहिर एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। जैसे यादव हैं, ये सारे हैं, तो ये ज़्यादातर नॉर्थ, वैसे तो पूरे देश में पाए जाते हैं लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनका रिक्रूटमेंट भी है, ज़्यादातर इंडियन आर्मी में हैं ये लोग। लेकिन इन लोगों की एक अलग से कास्ट बेस्ड जो है एक रेजिमेंट नहीं है, जैसे कि सिख की है, गोरखा की है, जाट की है, गढ़वाल की है, राजपूत की है। लेकिन इनकी अहिर की नहीं है, बल्कि इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है आर्मी में होने के बावजूद भी। तो ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। खिड़की धौला टोल प्लाजा है गुड़गांव के पास में। 4 फरवरी से इनडेफिनेट प्रोटेस्ट है। ये कह रहे हैं कि एक अहिर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा करके है, जो कि सदर्न हरियाणा में लीडर्स जो हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, ठीक। और इनका जो है देखा जाए, इन्होंने कुछ तथ्य भी पेश किए हैं कि रेजांग ला, ठीक, ये ग्ला मतलब पास होता है, दर्रा, ठीक है। तो वहाँ पे 1962 की लड़ाई में आप समझ रहे हो, चाइना के साथ में। तो अच्छा, ये बताइए किस स्टेट में है, कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पर भी 120 कैजुअलिटी हुई थी, इसमें से 114 जो है अहिर मारे गए थे, लेकिन उनको कभी भी मान्यता नहीं दी गई उनके कंट्रीब्यूशन की, उनकी जो है शहीद की शहादत की, ठीक है। तो और जहाँ तक देखा जाए, प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड ग्रुप जो होता है उसमें भी रिक्रूटमेंट जो है सिर्फ राजपूत, जाट और सिख रेजिमेंट का ही है। तो अहिर का भी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और इनका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो ऑक्यूपेशन है वो है कैटल हर्डिंग और एग्रीकल्चर, ठीक, पशुपालन और एग्रीकल्चर, ठीक। ये एक फोटो है इन लोगों की। अहिर रेजिमेंट हक हमारा, ऐसे करके इनका एक स्लोगन है। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित है। बिप्लोबी भारत गैलरी। अभी मोदी जी ने क्या है कि कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो है शहीद दिवस पे, यानी कि 23 मार्च को, बिप्लोबी भारत गैलरी का इनॉग्रेशन किया। सिंपल चीज़ है। इसमें क्या है, जो भी हमारे रिवोल्यूशनरी थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, आर्म्ड जो है रेजिस्टेंस भी इन्होंने दिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ, तो उनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कैसे कैसे हमारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ा और जो है 1947 तक के सारे इंपॉर्टेंट रोल जो भी रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारियों ने जो की है, उस पर फोकस किया जा रहा है। बिप्लोबी नाम से है भारत गैलरी, विक्टोरिया कोलकाता में है, ठीक। और यहाँ पर जो है क्या रिवोल्यूशनरी लीडर कौन थे, क्या स्पिरिट था इनका मूवमेंट का और आंदोलन का, और जो है इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बना, नेवल जो म्यूटनी हुई थी रॉयल नेवी वाला, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब इसमें पता नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितना कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे अनुशीलन समिति हो गई, श्री अरविंदो घोष जी हो गए, अलीपुर बॉम्ब केस, तो क्रांतिकारियों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक। लोकेशन कहाँ पे है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, हो सकता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक। किसने निकाली है भाई साहब? स्विस में एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, नाम है IQ एयर, ठीक। IQ एयर, इसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली है 2021 की। बांग्लादेश सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है दुनिया में, ठीक। और 18 में भी यही था, 19 में भी यही था, 20 में भी यही था, 21 में भी यही है। जो लगातार 4 सालों से बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल जो है, अच्छा हो सकता है कभी आपसे ये पूछ ले कि ये 2.5 क्या है, तो 2.5 डायमीटर है, ठीक। जो कण होता है पर्टिकुलर मैटर, उसका डायमीटर की बात हो रही है, रेडियस की बात नहीं हो रही। थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पूछ ले। तो इसकी मात्रा जो है WHO के द्वारा जो बताई गई, प्रस्तावित जो है, मतलब रिकमेंडेड है, वो है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन बांग्लादेश में कितनी है? 76.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और दुनिया में जो है इस तरीके से
मतलब कितने 93 सिटी हैं। ठीक, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जो WHO को पहली बात तो जो है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है मीट कर पाता हो, जो 5 वाली ऊपर दी गई थी। 93 सिटी ऐसी हैं कि 5 PM 2.5 लेवल के 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रदूषण है वहाँ पर। पूरी दुनिया में अगर कंट्री की कैपिटल राजधानी को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली है, इसके बाद ढाका है बांग्लादेश की। ठीक, और इसने IQ एयर ने जो है 6475 सिटीज़ को जो है इन्होंने विश्लेषण किया 117 कंट्री में, फिर ये जो है रैंक निकाली है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर PM 2.5 का कंसंट्रेशन देखा गया है। इसको बड़ा करके देख लेते हैं। पूरी दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर है बांग्लादेश, फिर है चाड, ठीक है, अफ्रीका में है आपका, फिर पाकिस्तान तीसरे पे, तजिकिस्तान सेंट्रल एशिया, और इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक, और जो है सेंट्रल और साउथ एशिया जो है दुनिया की 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 46 तो भाई साहब इसी में ही है, सेंट्रल और साउथ एशिया में। सबसे ज़्यादा जो है कैपिटल राजधानी देखी जाए तो कौन सी प्रदूषित है? न्यू दिल्ली है, 85 है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। ढाका, फिर जमीना जो है चाड, फिर दुशानबे ताजिकिस्तान, फिर मस्कट आपका ओमान में। ठीक, भारत में एयर क्वालिटी जो मापी आती है उसमें एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि CO2 नहीं होती। CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ना कि जो है आपकी कोई एयर पोल्यूशन नहीं है। जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है, लेकिन वो जो है उत्सर्जन CO2 को ज़्यादा होने की वजह से गर्मी बढ़ रही है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक, तो CO2 नहीं है। बताइए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भारत का है उसमें कौन कौन से जो है घटक हैं, कंपोनेंट हैं? ठीक, कमेंट करके बताइएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अगला टॉपिक है जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या। रोहिंग्या आपको मालूम है म्यांमार में एक रखाइन स्टेट है, वहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं। ये मुस्लिम्स होते हैं और इनको जो है बहुत ही ज़्यादा म्यांमार की जो आर्मी है उसने नरसंहार किया है। इसको जो है अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है US के एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने एक जगह इसको बोला है कि भैया रोहिंग्या कम्युनिटी का नरसंहार जेनोसाइड हुआ है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ। ये सारे वर्ड जो हैं जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, ये सब मैंने अभी आप लोग को यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रहा है उसमें समझाए हैं। करंट अफेयर के जो मेरे वीडियो है बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारी चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी आप देखते चलना। UP PCS का आज 24 तारीख को जो है GS पेपर 1, GS पेपर 2, और कल जो है GS पेपर 3, GS पेपर 4 कुछ होगा। आप लोग खुद देखेंगे कितने वहाँ पे क्वेश्चन आने वाले, मैं उसका एनालिसिस दूंगा। मैंने एनालिसिस आपको हिंदी पेपर का UP PCS मेंस 2021 के और एसए का ऑलरेडी दे रखा है, प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो। ठीक, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है UP PSC 2021 मेंस एनालिसिस ऑल पेपर्स का, वहीं पे मिल जाएगा आपको सबको। ठीक, और US ने रिकॉग्निशन ये दिया है, सिंपल सी चीज़ है। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या जो है 7.5 लाख के करीब जो है म्यांमार में है। फिर ये पलायन कर गए भाई साहब, वहाँ पे इन लोग को मार रहे थे तो बांग्लादेश में पलायन कर गए थे 2017 में। रखाइन स्टेट म्यांमार में है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये डेजिग्नेशन जो है जेनोसाइड की US जो बोल रहा है ये 8वीं बार इसने बोला है। ठीक, जो रोहिंग्या के लिए। इससे पहले ये मसाकर जो बोस्निया हर्जेगोविना में हुई थी, वहाँ पर रवांडा, इराक, दारफूर और इस्लामिक स्टेट का जो यजीदीज़ को मार रहे थे। ठीक है ना। और आपका आप लोगों को एक एरिया पढ़ा होगा कुर्दिस्तान। ठीक, कुर्दिस्तान, बताइए किस किस कंट्री में इनका जो है मतलब एरिया ये लोग बोलते हैं। कोई कंट्री नहीं है ये, एक बना चाहते हैं। यजीदी सब वहीं पे रहते हैं ज़्यादातर। तो ये आपको मतलब एक कमेंट करके बताना है। चाइना की टेरिटरी जो है युइगर मुस्लिम, जिंगजियांग प्रोविंस में युइगर मुस्लिम्स के खिलाफ जो हो रहा है, तो उन सब के लिए भी इससे पहले US ने जेनोसाइड यानी नरसंहार का शब्द का उपयोग किया था। रोहिंग्यास को जो है भारत में बताया गया था कि 40,000 हैं। ठीक, इनको बोट पीपल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है नाव से जो है पलायन करते हैं इधर से उधर, तो उसमें जो है बोट पे ज़्यादातर जो है पानी में रह जाते हैं बेचारे, मतलब वहीं पे फिर बड़ी बुरी हालत है। तो ये मोस्ट जो है इनको वो भी बोला गया है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से। रिफ्यूजीज हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी जो है उसने इनको मोस्ट मार्जिनलाइज्ड भी बोला गया है। ठीक,
तो ये कुछ जो है अलग से प्रो टिप आप लोग के लिए मैंने जो चीज़ें इनसे पढ़ रखी थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था विस्तार से कि ये बिल कैसा है, क्या है, किस तरीके से सिमिलर है जो उत्तर प्रदेश में पास हुआ है, जो आपका हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में पास हुआ, कैसे सिमिलर है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी जब ये बिल आया था। अब ये बिल हरियाणा असेंबली से पास हो गया है, अपोजिशन वॉकआउट कर गया, कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पर जो है बिल पास कर दिया गया है। ठीक, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई साहब अगर कोई ज़बरदस्ती, अनुचित प्रभाव या फिर प्रलोभन देकर किसी को जो है किसी का धर्मांतरण करता है तो उसको जो है दंडनीय अपराध दिया जाएगा। और जो भी मान लीजिए ए है जिसको कि वो किया गया है, धर्मांतरण किया गया, रिलीजन कन्वर्जन किया गया है, ठीक, रिलीजन कन्वर्जन हुआ है, कास्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक, तो रिलीजन इनको किया गया। तो इसने ये कहा कि बी ने मुझे जो है ल्योर किया है, अनुचित प्रभाव डाला है, ठीक, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, फिर फोर्सफुली किया है, तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। ठीक, ओनस ऑफ प्रूफ लाइज विद द एक्यूज्ड। ठीक, यही सारी चीज़ें हैं। 1 से लेकर 5 साल तक की कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए से कम का जो है फाइन नहीं लगेगा, मतलब इससे ज़्यादा के लगेगा। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले एंटी रिलीजन कन्वर्जन जो वाले बिल पास हो चुके हैं। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कई सारे जो है गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडियन ऑयल है, ठीक है, उसका कोई परिसर है, उस परिसर में मान लीजिए कोर एसेट जो है जहाँ पे रिफाइनरी मतलब लगा रखी है उसने, वो ये है। बाकी जो ज़मीन है वो कोर एसेट में नहीं, नॉन कोर एसेट में आती। तो ये ज़मीनों को का मुद्रीकरण करना, मोनेटाइजेशन करना, जो अधिशेष है यानी कि सरप्लस है, ठीक, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से। और ये उसमें बजट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला भी था कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी कि निगम जो है हम एक बनाएंगे, और ये बना दिया गया है। अब क्या होगा कि जो भी इस तरीके की अधिशेष या फिर सरप्लस ज़मीन होगी गवर्नमेंट की, जो भी इंटरप्राइजेज है उन सब की, तो उसको पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा LMMC पर, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और फिर ये उसको जो उन ऐसी अधिशेष जो भी लैंड होगी उसको मैनेज करेगा और उसका जो है मोनेटाइजेशन करेगा। ठीक, पूरी तरीके से स्वामित्व इस पर गवर्नमेंट का है, इस निगम का। और इसमें जो है अनयूज्ड, अंडर यूज्ड और सरप्लस जो लैंड एसेट हैं नॉन कोर ज़मीन वाले, वो इसमें किए जाएंगे। ठीक, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिस्डिक्शन में, प्रशासनिक जो जुरिस्डिक्शन है वो मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय का इसके ऊपर आएगा। ठीक, और ऐसी PSU जहाँ पर ऑपरेशन इन्होंने बंद कर दिया, जो चल रहे हैं वो तो ही हैं, ऑपरेशन कोई ऐसी PSU जहाँ पे बंद हो गया है या फिर कहीं पे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये मैंने आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पे समझाया हुआ है कि भाई साहब रणनीतिक जो है विनिवेश क्या चीज़ होती है। जब सिंपल आसान भाषा में अगर बोलें तो सरकार की कोई कंपनी या फिर कॉरपोरेशन था जिसमें सरकार जो है पहले मेजॉरिटी स्टेक होल्डर थे, यानी कि 50 से ज़्यादा % उसके पास था। अब लेकिन जब विनिवेश कर रहा है तो वो स्ट्रेटजिक इसलिए हो गया कि 50 से कम, यानी कि वो अब जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं रहता है, शेयर होल्डर, और एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, तो उसको स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं बहुत आसान भाषा में। ठीक है, एक जो है संस्था है दीपम नाम से, ठीक, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा क्या करती है ये। ठीक है, और ये मैनेज मोनेटाइजेशन करता है। ये देखिए रेड लाइन से मैं कर देता हूँ, और ये पहले ट्रांसफ़र करी जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। एडवाइजरी भी करता है भाई साहब, कुछ जो है बताता भी है कि कौन कौन से में गवर्नमेंट एंटाइटीज़ में आपको जो है करना है, सरप्लस नॉन कोर एसेट है जिसको मोनेटाइजेशन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी ये आपका NLMC करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित रिसाइकलिंग हीट ऑफ डेटा सेंटर। देखो ऐसा होता है कि पहले तो इसका समझ लेते हैं संदर्भ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, ये आपको पता है, माइक्रो विंडोज़ और ये सारे जितने भी हैं, तो ये अपना एक डेटा सेंटर बना रहा है ये, ठीक है, फिनलैंड में बना रहा है। और इसमें क्या है कि डेटा सेंटर में क्या होता है, जितना भी आप लोग डिजिटली डेटा जो है स्टोर करते हो ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं पूरे शहर वहर के, तो वो सब यहाँ पर होगा, सब यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो इसके लिए कुछ मशीनें लगाई जाती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होती है, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। उस हीट को कैप्चर करके, उसका पुनर्चक्रण करके, रिसाइकलिंग करके,
और उसको जगह जो है यूज़ किया जाएगा। 3R प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक, उसमें से रिसाइकलिंग यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट तो भाई साहब ये डेटा सेंटर बना रहा है, कौन है जो मदद करेगा इस तरीके की हीट को जो है रिसाइकिल करने में? फिनलैंड की एक एनर्जी कंपनी जिसका नाम है फॉर्टम, फॉर्टम नाम है, वो ये करेगा। बस इतना इसमें जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई साहब इस समय 2 मेगा ट्रेंड चल रहे हैं दुनिया में, एक तो डिजिटलाइजेशन का, हर चीज़ डिजिटल जा रही है, दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन है। ठीक है ना, हम जो है स्वच्छ यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। कोयले वोले जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है उसको छोड़कर जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर, विंड, ये सबके की तरफ। तो इस ट्रेंड में ये ऐसी जो रिसाइकलिंग है ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो और इसको जो है यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो में भी बताया गया है। और ये देखिए क्या है कि ये डेटा सेंटर है, यहाँ से हीट निकली, कूलिंग कॉइल बैटरी है, इसने इसको लेके हीट पंप और इन सब में देखिए ये एक तो चला गया डिस्ट्रिक्ट को हीटिंग करने के लिए। भाई ठंडी जगह है, फिनलैंड है, ठीक, तो वहाँ पे हीट करने के लिए, और बाकी कुछ कूलिंग करके बैकअप कूल करके फिर से वापस जो है इसमें दिया जा रहा है। तो भाई इसको भी तो ठंडक देनी है ना, कि खाली इसकी हीट ही खींचते रहोगे। तो ये वाली बात है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित है। देखिए क्लीन गंगा की बात हुई है। अब गंगा कितनी क्लीन है इसके बारे में अभी जो जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय है, उसने राज्यसभा में बताया मंत्री जी ने कि भाई साहब अब इस समय गंगा का कोई भी स्ट्रेच ऐसा नहीं है जिसमें हम स्नान नहीं कर सकते, मतलब आराम से जो है बेदिंग कर सकते हैं। और ये रिवर इकोसिस्टम, ठीक है ना, जो रिवर का पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब फिशे विशे आराम से वहाँ पर रह सकती हैं, स्वच्छ है, मतलब ये कहा गया है। ठीक, इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। H2O जो है वाटर का केमिकल कंपाउंड होता है, तो उसमें कितनी, पानी में आपको पता है गर्म पानी हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठहरा हुआ पानी है तो ऑक्सीजन की, ये जो मैं बता रहा हूँ ना फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठहरा हुआ पानी है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बहता हुआ पानी हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहती है। ठीक, तो ठहरा हुआ पानी कहाँ होगा? लेक में होगा, पॉन्ड्स में होगा। ठीक, गर्म पानी अगर कर दिया, जैसे जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज जो है अपना पानी गंदा दूषित वाटर, गर्म पानी जो है सब छोड़ती हैं पानी में, मतलब नदियों में, नालों में, तो उससे जो है ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाती है। तो इससे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती मात्रा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेबल लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं गंगा में। हर जगह का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि भाई साहब 2018 में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने ये बताया था कि 4 पोल्यूटेड स्ट्रेच हैं मेन स्टेम ऑफ द रिवर में, गंगा रिवर में। 4 इन्होंने बोला था पोल्यूटेड स्ट्रेच हैं, जिसमें से एक जो है सबसे पोल्यूटेड होता है, 5 जो है सबसे कम पोल्यूटेड होता है। सबसे कम पोल्यूटेड होता है मतलब स्वच्छ नहीं आता है। तो उसमें मतलब ये है कि अभी जब 2021 की इन्होंने रिपोर्ट निकाली तो उसमें ये बताया है कि अब कोई भी ऐसी रिवर का स्ट्रेच नहीं है जो कि 1 से लेकर चौथे तक कैटेगरी में आता हो। ठीक, और सिर्फ 2 स्ट्रेच ऐसे हैं जो 5वीं कैटेगरी में आते हैं विद BCOD। ठीक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या होता है, COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे आप लोग को पहले ही बता रखा है। अगर आप लोग को फिर से इसके बारे में जानना है तो आप लोग टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करिए। उसका डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप बताइएगा, मैं फिर से आपको वहाँ पर ऑडियो लेक्चर के माध्यम से बता दूंगा। ठीक, तो ये मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन, बहुत सारे जो वीडियो हैं, हर तरीके की नोटिफिकेशन सब आपको स्टडी संबंधित जो है मिल जाते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे भी बताया कि 34 रिवर की इन्होंने देखा है पूरे भारत में, और 77 टाउन ऐसे हैं 16 स्टेट्स में जहाँ पर जो है पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं अभी। ठीक, और उसके लिए 5 या 6 हज़ार करोड़ रुपए कुछ दिया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, जिसमें कि 364 प्रोजेक्ट को व्यक्ति पोषित किया गया है, 160 सीवेज ट्रीटमेंट लगाए गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो नाली वाली के पानी है उसको ट्रीट करके साफ बनाने वाली बात है। ठीक, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो वाटर में प्रेजेंट होना, कितना प्रेजेंट है, और वाटर बॉडी ऑक्सीजन मिलती है उसको वायुमंडल से, ठीक, एटमॉस्फेयर से मिलती है। बहते हुए पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन कम होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, ये देखिए मेरे ख्याल से हरिद्वार का सीन है ये, और पिक्चर है, मतलब एक काउंसिल है जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक, इसका आप लोग कमेंट करके बताना है कि कौन होता है इसका अध्यक्ष, चेयरमैन कौन होता है, और ये क्या काम करती है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा सकता है। पहले जो है इसका नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन करके था, अथॉरिटी करके, अब इसका नाम चेंज करके
नेशनल गंगा काउंसिल हो गया है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित जो है अगला टॉपिक है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। 2012 में दिल्ली में अभी इस समय 3 जो नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपका, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। 2012 तक ये पहले तीनों एक साथ हुआ करते थे, फिर इसको विभाजित कर दिया गया 2012 में, और अब बात चल रही है कि अब इनको फिर से जो है इनको एक कर दिया जाएगा, ठीक है, एकजुट कर दिया जाएगा 2022 के ये विधेयक के द्वारा। ठीक, बस इतनी सी इसमें चीज़ बताई गई है। कारण क्या है? कारण ये है भाई साहब, उन्होंने कहा कि एक तो जो ये तीनों लोग को बांटा गया अलग अलग, कोई एक जो है ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो ये जो है इसमें एरिया और ये मतलब अनइवन जो है टेरिटोरियल डिवीज़न किया गया है। राजस्व का जो सर्जन हो रहा है, रेवेन्यू का जो जनरेशन हो रहा है, वो भी फिर उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो गया है। तीनों को समान करते ना, अगर करना ही था तो। ठीक, और इसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो उसमें गैप काफ़ी हो गया है। जो इनके दायित्व हैं वो अच्छे से ये लोग निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर से इन तीनों को जोड़ा जाएगा। हालांकि जोड़ के कितने जो है कंपोजिशन लेजिस्लेचर का क्या होने वाला है, अभी सब इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वो बिल जब आएगा, डिस्कशन होगा उस पर, तब इसको बताया जाएगा। ठीक, कैबिनेट से पास हो गया, अभी इसको जो है रखा जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट का है, ये ध्यान रखना, दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक ना, पार्लियामेंट में अभी रखा जाएगा, फिर इस पर डिसीजन होगा, पास होगा तब। ठीक, अगला टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इशू संबंधित मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे। देखो ऐसा है, ये औषधीय पौधे ये सब की चीज़ों से संबंधित कौन मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय है। ठीक, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें जो है आयुष में आती है। तो मेडिसिनल प्लांट की भाई जड़ी बूटी इन्हीं से सबसे बनाए जाएंगे। तो जो हमारे मंत्री हैं आयुष मंत्रालय के, उन्होंने राज्यसभा में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि भाई साहब मेडिसिनल 59,350 फार्मर्स को हमने सपोर्ट किया है। 140 प्रायोरिटाइज्ड मेडिसिनल प्लांट हैं, जिसमें से 84 मेडिसिनल प्लांट स्पेशीज़ का कल्टीवेशन हो रहा है। 56,305 हेक्टेयर एरिया में हम पूरी कंट्री में जो है इसको जो है कवर कर रहे हैं, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है मदद भी दी है 15-16 से, मतलब 5 सालों में पिछले। ठीक, ये सब इन्होंने बताया है। एक नेशनल आयुष मिशन है, जिसके अंतर्गत ही ये 140 जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनको जो है प्रायोरिटाइज किया गया है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो कुछ जो है जो पैसा लगाता है वो सेंट्रल भी लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। ठीक है ना, तो ये फार्मर को इनकरेज किया जा रहा है, भाई साहब मेडिसिनल प्लांट उगाओ। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, अश्वगंधा और इस तरह, इसका एक वीडियो मैं दूंगा, बहुत ही बढ़िया। अभी जब मैं दूंगा उसके बाद देखिए लोग को कॉपी पेस्ट करके बता देंगे। मेरे पास इसका मैटर बना हुआ है, कंटेंट मैं बहुत तेज़ी से बना रहा हूँ। यूपी पीसीएस के लिए पूरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसकी पूरी एक सीरीज़ मिलेगी आपको। वो सारे वीडियो देखकर मैं आपसे आसानी से हो सकता हूँ 50-60 क्वेश्चन तो आपके वहीं से हो जाएंगे। ठीक, तो उसका कंटेंट मैं बना रहा हूँ, फिर एक साथ बैठ के जो है उसके वीडियो लगातार रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन आपको डेली मिला करेंगे। ठीक है, डेली मिला करेंगे ताकि आप लोग उसको पढ़ते भी जाएं, बाकी चीज़ें भी जो आप कर रहे हैं वो भी करते जाएं। जो हमारा जो डेली टारगेट्स होते हैं पेड ग्रुप में, वो भी आप लोग पूरे करते रहें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। फार्मर्स को इसमें सब्सिडी भी दिया जाता है, भाई सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, फार्मर ऐसे तो ना मेडिसिनल प्लांट उगाने लगेंगे। तो सब्सिडी दी जाती है 30%, कहीं 50%, कहीं 75%। लास्ट 5 सालों में देखा जाए तो 11,773 करोड़ रुपया करीबन दिया गया है 84 मेडिसिनल प्लांट को पूरी कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आप लोग फिर से बताना चाहता हूँ कि कंप्लीट यूपीपीएससी का जो है हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है, इसमें स्टडी चालू हो चुका है 10 तारीख से। इसको जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें उतना बढ़िया है। ठीक, और इसमें जो है आपका स्टडी प्लान है, टेस्ट सीरीज़ है, काउंसलिंग है, गाइडेंस है, डेली डाउट डिस्कशन होता है, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है। कहीं पे आपको इधर उधर और झांकने ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपने कहीं ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे आपको जो है कोई भी डाउट डिस्कशन नहीं होता है, आपसे कोई काउंसलिंग नहीं होती है, कोई गाइडेंस नहीं होती है, किसी तरीके से आपको जो है वहाँ पर आफ्टर जो एडमिशन जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोग की इसमें टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोग के सारे डाउट उसमें सॉल्व किए जाएंगे, गाइडेंस काउंसलिंग सारी करी जाएगी, और आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर रहते हुए आपकी एफिशिएंसी अच्छी की है जी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग जो है मतलब ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज जो है बहुत ही ख़राब है। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस की ये चीज़ देखी गई है। एक बार एडमिशन ले लिया फिर भूल जाते हैं,
टीचर तो दूर, उनको जो है उनसे बात करने का भी, उनकी आवाज़ सुनने तक का जो है मौका नहीं मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, रोज़ जो है 10 PDF दी जा रही हैं तो उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब, और जो आंसर्स हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। यही सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है, यही सबसे बड़ा मेरे लिए सपोर्ट है आपका। ठीक, आप सब हमारे CSFS की टीम है, ये आपका अपना चैनल है, इसको जो है बढ़ाते चलिए। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिया हुआ है, पेड कोर्सेज कोई जानकारी लेनी है तो 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।